Good morning, students. Now, this is the 11th session, this chapter P block of elements, and we have already studied about group 15 elements. So, today we are going to learn about the compounds of uh, sulfur, that is sulfur dioxide, and we will study about the allotropes of sulfur. And the most important topic which will be discussed today is oxo acid, its structure. From that topic, in CBSE board examination, question is sure and certain asked. प्यारे बच्चों, ऑक्सो एसिड्स के स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। वो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो ग्रुप 15, 16 या 17 का हो। और आपका ये पी ब्लॉक में हमारा ग्रुप 16 चल रहा है, सो लेट अस रेक्टिफाई इट, इट शुड बी ग्रुप 16 नॉट 15। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं रिगार्डिंग द एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। एलोट्रॉपी क्या होता है बच्चों? जब किसी एलिमेंट के दो या दो से ज़्यादा फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। वो दिखने में तो अलग अलग दिखते हैं, बट दे हैव सेम केमिकल ट्रेंड्स और केमिकल प्रॉपर्टीज। सो देयर आर टू एलोट्रॉप्स, वन इज monoclinic sulfur, that is also called beta sulfur, and second one is the rhombic sulfur, that is called alpha sulfur. So rhombic और मोनोक्लिनिक, ये इसके जो आपने पढ़ा था सॉलिड स्टेट चैप्टर में बच्चों, जहाँ आपने 14 ब्रेविस लेटिस स्ट्रक्चर पढ़ा था, वहाँ पर आपको ये स्ट्रक्चर रोहम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर जो नाम दिया गया है वो उसी यूनिट सेल के स्ट्रक्चर के बेसिस पे नाम दिया गया। ओके, सो अगर देखा जाए तो जो रोहम्बिक सल्फर होता है वो येलो इन कलर होता है, और जो मेल्टिंग पॉइंट होती है रोहम्बिक सल्फर की वो 385.8 केल्विन और स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.06 होती है। जबकि मोनोक्लिनिक सल्फर का जो आपको मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 393 केल्विन होता है, मोर देन अल्फा सल्फर, और स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी कम होती है, 1.98 होती है। और जहाँ पर बात करते हैं हम मोनोक्लिनिक सल्फर का, तो वो कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल है, 2 शुड बी रिटेन इन सबस्क्रिप्ट, ठीक है ना। और जो रोहम्बिक सल्फर होता है उसका थर्ड पॉइंट देखिए, तो ये जो इसके जो क्रिस्टल्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं? दिस क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड ऑन इवापोरेटिंग द सॉल्यूशन ऑफ रॉल सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड। ओके, तो बच्चों जो ये प्रिपरेशन होता है इसका एक्चुअली कैसे होता है? रोहम्बिक सल्फर का जब भी आप प्रिपरेशन करते हो तो इसका प्रिपरेशन के लिए जो रोल सल्फर होता है, रोल सल्फर का मतलब क्या होता है? रोल सल्फर मीन्स जब सल्फर आपको किस रूप में पाया जाएगा, इसको कह सकते हो आप इस तरीके से, सल्फर इन द फॉर्म ऑफ रॉड्स और स्टिक्स विच आर मेड बाई कास्टिंग मॉल्टन सल्फर। यानी मॉल्टन सल्फर से जो रॉड और स्टिक बनाते हो, अगर आपने उसका सॉल्यूशन लिया और उसका जब आप इवोपरेशन कराओगे तब आपको रोहम्बिक सल्फर और अल्फा सल्फर का क्रिस्टल आपको ऑब्टेन होगा। एक्चुअली इसके जो क्रिस्टल होते हैं रोहम्बिक फॉर्म में होते हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। इनसॉल्युबल इन वाटर होता है रोहम्बिक सल्फर, बट डिजॉल्व रेडली इन कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड में ये सॉल्युबल होता है। ओके, अब क्वेश्चन राइज होता है कि मोनोक्लिनिक सल्फर, और जिसको आप बीटा सल्फर कहते हो, और रोहम्बिक सल्फर जिसको आप अल्फा सल्फर के भी कहते हो, इन दोनों में अगर कलर की जहाँ तक हमने बात की तो बोथ आर येलो इन कलर, एंड बीटा सल्फर इज येलो सॉलिड एंड इट इज़ लेस डेंस देन द अल्फा सल्फर। याद रखना, बीटा सॉलिड जो होता है वो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी देख लीजिए आप, तो यहाँ पे डेंसिटी लेस डेंसर होता है देन द अल्फा सल्फर, ठीक है ना। और लाइक द अल्फा फॉर्म इट कंटेन्स S8 रिंग, और उसका जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ होता है डिफरेंस इन द वे द रिंग्स आर पैक्ड इन द क्रिस्टल। क्रिस्टल के अंदर किस तरीके से रिंग की पैकिंग है उस पर यह डिफरेंस होता है। और हम बीटा सल्फर कैसे बच्चों प्रिपेयर करते हैं? इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय मेल्टिंग रोहम्बिक सल्फर इन अ डिश एंड कूलिंग टिल क्रस्ट इज फॉर्म्ड। इसको पहले रोहम्बिक सल्फर को डिश में लेना है, उसको मेल्ट करना है और फिर कूल करना जब तक कि क्रस्ट का फॉर्मेशन हो जाए। 2 होल्स आर मेड इन द क्रस्ट एंड द रिमेनिंग लिक्विड पोर्ड आउट।
दो होल करते हैं और उसमें जो भी मेल्ट फॉर्म होता है वहाँ से जो अंदर में रिमेनिंग अगर लिक्विड फॉर्म होगा तो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। और रिमूविंग क्रस्ट कलरलेस निडल शेप्ड क्रिस्टल ऑफ बीटा सल्फर आर ऑब्टेन। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर बच्चों आपको अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर का डिफरेंस आपको समझ में आ गया। 2-3 पॉइंट है सिंपल। हायर डेंसर होता है, ये लेस डेंसर होता है अल्फा सल्फर, ठीक है ना। प्रिपरेशन मेथड लिख दीजिए, दोनों के मेल्टिंग पॉइंट बता दीजिए। और इनका जो बेसिक डिफरेंस है वह है कि जब S8 रिंग जब बनाएंगे तो वहाँ पर दोनों की पैकिंग में डिफरेंस होता है, ठीक है। अल्फा सल्फर इज स्टेबल बिलो 369 केल्विन एंड ट्रांसफॉर्म्स इनटू बीटा सल्फर अबव दिस। ओके, यानी 369 केल्विन से कम टेम्परेचर पर अल्फा सल्फर स्टेबल है। उसके ऊपर जैसे आप जाओगे वो बीटा सल्फर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि 369 केल्विन पर बोथ द फॉर्म्स आर स्टेबल एंड दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। इज इट क्लियर? ये सबको समझ में आ गया ना? तो ओके, अब आगे बढ़े। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं जरा सा स्ट्रक्चर की कि एक्चुअली जो हमारा सल्फर है वो किस फॉर्म में रहता है। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है दैट इज S8 मॉलिक्यूलर फॉर्म एग्जिस्ट करता है, और चाहे वो रोम्बिक हो एंड मोनोक्लिनिक हो, बोथ फॉर्म में। ओके, अब इसमें देख लो आप, the S8 ring in both the forms is puckered and has a crown shape, that is very important। इसका शेप कैसा होता है बच्चों? क्राउन शेप का होता है। तो लेट अस हैव अ लुक ऑन दिस स्ट्रक्चर। आप इसको देख लीजिए, कैसा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब देखो, इट इज़ जस्ट लाइक क्राउन इन शेप। लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे ऑब्जर्वेशंस आए हैं जहाँ की सल्फर मॉलिक्यूल की जो एग्जिस्टेंस की बात होती है उसमें एट फ्रॉम 6 to 20 तक सल्फर के एटम्स पाए जाते हैं। ओके, एंड ऐसा आप नहीं कह सकते कि नहीं अब जो है सिर्फ उसमें 8 होगा, 6 भी हो सकता है, मोर देन 6 भी हो सकता है। तो डिफरेंट फॉर्म्स हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड। और अगर साइक्लोफॉर्म में अगर देखा जाए तो उस समय अगर S6 जो यहाँ बात करते हैं, साइक्लो S6 की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर अडॉप्ट द चेयर फॉर्म। जस्ट सी, ये कैसा पोज आपको दिख रहा है बच्चों? जस्ट लुकिंग लाइक द चेयर, ये चेयर की तरह आपको दिख रहा है ना। तो अगर आप कह सकते हो कि सेवरल अदर मॉडिफिकेशन ऑफ सल्फर containing 6 to 20 sulfur atoms per ring have been synthesized in the last 2 decades। पिछले 10-20 सालों में बच्चों ऐसे बहुत सारे सल्फर एटम्स के रिंग की सिंथेसिस जिसमें 6 to 20 सल्फर होते हैं, उसी में से हमारा एक साइक्लो S6 फॉर्म है जिसमें आपको चेयर फॉर्म में वो दिखता है, और S8 जो आपको है क्राउन फॉर्म में दिखता है। इज इट ओके? अब देखो बच्चों, ऐसा नहीं है हमारा सल्फर अगर जैसे ऑक्सीजन O2 मॉलिकुलर फॉर्म में पाया जाता है, O2 के फॉर्म में पाया जाता है, उसी तरीके से सल्फर की बात करी जाए तो सल्फर भी S2 के रूप में तब पाया जाएगा व्हेन अबव द टेम्परेचर एलिवेटेड फ्रॉम 1000 केल्विन। उससे ज़्यादा पे S2 इज द डोमिनेंट स्पीसीज। और सबसे बड़ी बात है कि ये O2 की तरह क्या होता है, पारामैग्नेटिक होता है। सबको समझ में आ गया ना? क्लियर है? तो इस तरह से बच्चों सल्फर का जो हमारा एलोट्रॉपिक फॉर्म है ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया। और एक क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा पूछा था, विच फॉर्म ऑफ सल्फर शोज पारामैग्नेटिक बिहेवियर। तो वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि इन वेपर स्टेट सल्फर एग्जिस्ट एज S2 मॉलिक्यूल। वेपर स्टेट क्यों? क्योंकि अबव टेम्परेचर 1000 केल्विन है, तो वो S2 मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करेगा। एंड देयर इज द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल्स जस्ट लाइक O2 मॉलिक्यूल्स, और इसलिए वो पारामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। तो ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि विच फॉर्म ऑफ सल्फर इज पारामैग्नेटिक इन नेचर, जहाँ S8 S6 S2 रहे, द आंसर विल बी S2। ओके, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। अब हम सल्फर डाइऑक्साइड की तरफ बच्चों आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं इसका प्रिपरेशन मेथड के बारे में। सबसे पहले पढ़ते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड कैसे प्रिपेयर होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का प्रिपरेशन है बच्चों, बर्निंग ऑफ सल्फर। पहला है आपको बर्निंग ऑफ सल्फर से बना लो, S+O2 SO2 बन जाएगा। एक्शन ऑफ एसिड ऑन सल्फाइड,
एस सल्फाइड, एसओ सल्फाइड रेडिकल की बात करें तो SO3 2 माइनस, दैट इज सल्फाइड। तो इसके ऊपर अगर एसिड का एक्शन करोगे तो किसका रिएक्शन होगा, H प्लस का रिएक्शन होगा। द ClSO2 इज फॉर्म्ड। ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फाइड्स, सल्फाइड्स जो आपको सल्फाइड और होते हैं, अगर आप उसका ऑक्सीडेशन करते हो, उसकी रोस्टिंग करा देते हो, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फाइड और इज कॉल्ड रोस्टिंग, तो उस समय जो बाई प्रोडक्ट के रूप में बच्चों बनता है दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड हमको मिलता है, ठीक है ना। और जब ये गैस प्रोड्यूस होता है तो इसको पहले ड्राई किया जाता है, देन इट इज लिक्विफाइड अंडर हाई प्रेशर एंड स्टोर्ड इन स्टील सिलेंडर। इज इट क्लियर? आगे बात समझ में, आगे बढ़े तो नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड की सबसे पहली प्रॉपर्टीज है ये कलरलेस गैस है विथ पंजेंट स्मेल, highly soluble in water, and since sulfur dioxide is non-metallic oxide, hence it is acidic in nature. It liquefies at room temperature under a pressure of 2 atmosphere and boils at 263 Kelvin temperature पर ये boil होता है। ओके, सबको समझ में आ गया। अब इसकी बात करते हैं एसिडिक प्रॉपर्टीज की। चूंकि सल्फर डाइऑक्साइड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एंड वी नो दैट ऑल द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, देन व्हाट हैपेंस व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज पास थ्रू वाटर, इट फॉर्म्स अ सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरस एसिड। वो सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मेशन करता है। इसका मतलब है रिएक्शन कुछ ऐसा होगा, एस दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस pass through water, H2O liquid, H2O sulfurous acid, H2SO3 एक्वस में एसिड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। और जब एसिड का फॉर्मेशन हो गया, सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मेशन हो गया, तो इट रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन फॉर्मिंग सोडियम सल्फाइड। तो ये फर्दर क्या करेगा, सोडियम सल्फाइड बनाएगा, ठीक है ना। या हम कह सकते हैं डायरेक्ट, अगर एसिडिक बिहेवियर की बात करें तो देख लो, NaOH SO2 Na2SO3 प्लस H2। इसका मतलब यहाँ पर बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो अपना सल्फाइड सॉल्ट बन रहा है और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अगर और जब से आपको सोडियम सल्फाइड बन गया, तो ये सोडियम सल्फाइड जो है फर्दर रिएक्ट करता है मोर सल्फर डाइऑक्साइड से और सोडियम बाई सल्फाइड का फॉर्मेशन करता है NaHSO3 का। अगर ठीक है ना, मोर सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट एंड देन सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड और सोडियम बाई सल्फाइड इज प्रोड्यूस्ड। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि एसिडिक प्रॉपर्टीज की चर्चा होगी। अब बात करते हैं रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज की। सल्फर डाइऑक्साइड का रिड्यूसिंग नेचर क्या होता है बच्चों? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन मॉइस्ट, इट मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर, सल्फर डाइऑक्साइड बिहेव्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ओके, देखिए 2H2O plus SO2, then which ion is produced? Hydrogen ion is there and sulfite ion is there. These two ions are produced. अब ये हाइड्रोजन आयन क्या करेगा? दूसरे को रिड्यूस कर सकता है। इट हैज़ कैपेसिटी टू रिड्यूस। और ये किसके प्रेजेंस में प्रेजेंस पॉसिबल है? इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट, मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ओके, फॉर एग्जाम्पल कुछ रिएक्शन देखते हैं, जैसे आयरन थर्ड ऑक्साइड को रिड्यूस करके आयरन 2 ऑक्साइड बनता है यानी कि Fe3 प्लस से Fe2 प्लस का फॉर्मेशन होता है। इज इट क्लियर? सी द रिएक्शन, Fe3 प्लस SO2, नाउ वाटर इज देयर बिकॉज हमने लिखा है क्या? मॉइस्ट। तो Fe2 प्लस बन गया, सल्फेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन इज produced. Okay, now this is the most important point again here. Test for the sulfur dioxide gas. Actually sulfur dioxide gas decolorizes acidified potassium permanganate solution. potassium permanganate solution को ये क्या करता है बच्चों?
डिकलराइज कर देता है। रिएक्शन देख लीजिए, परमैग्नेट KMnO4 होता है, पोटेशियम परमैग्नेट, एक्चुअली इट इज रिटन एज KMnO4, हमने सिर्फ यहाँ पर रेडिकल लिखा है। SO2 H2 अगर हम लिखे तो बात करें तो K2SO4 बनेगा, ठीक है ना। H2SO4 बनेगा प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो क्या बना बच्चों, K2SO4 बन गया, H2SO4 बन गया, MnSO4 बना दीजिए, सॉल्ट बनेगा MnSO4। ओके, तो पोटेशियम के और मैग्नीज के सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, लेकिन हमने इसको आयनिक फॉर्म में सिर्फ दिखाया है। तो आपको एग्जामिनेशन में ऐसा अगर रिएक्शन पूछा जाता है, टेस्ट फॉर सल्फर डाइऑक्साइड, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि डिकलराइजेज द पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन व्हेन इट इज पास थ्रू द सॉल्यूशन, और आप सिर्फ आयनिक रिएक्शन लिखेंगे वो काम हो जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्ट्रक्चर की SO2 के। तो मॉलिक्यूल ऑफ SO2 इज एंगुलर फॉर्म में होता है। इट इज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ टू कैनोनिकल फॉर्म्स, दो फॉर्म्स का होगा। वो दो फॉर्म कौन से हैं, सी इट हियर, बीच में सल्फर है बच्चों। सल्फर का आपको मालूम है कि इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 6 है, 2 2 4। अगर एक ऑक्सीजन के साथ कर ले, फिर यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। ओके, तो इस तरीके से सल्फर के दो कैनोनिकल फॉर्म होते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से आप इसके स्ट्रक्चर को दिखा सकते हैं। जिट क्लियर, सबको समझ में आ गया ना। तो आजकल बच्चों जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, एक्चुअल में दैट कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय जस्ट लाइक अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो सल्फर, इस पॉइंट को क्लियर कर देते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा ऑक्सीजन के साथ। अभी एक पेयर इलेक्ट्रॉन है, इट इज कोऑर्डिनेटेड टू दिस इलेक्ट्रॉन। ये कोऑर्डिनेट जो बॉन्ड है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इट इज नाउ रिप्रेजेंटेड बाय जस्ट लाइक अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, अब यूजेस की बात कर लो। इन रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड शुगर, इन ब्लीचिंग वूल एंड सिल्क, एज एंटी क्लोर, डिसइंफेक्टेंट एंड प्रिजर्वेटिव के रूप में इसका यूज होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का यूज एज एंटी क्लोर। एंटी क्लोर एक्चुअली बच्चों देखिए, जो भी आप वर्ड्स पढ़ते हो उसके मीनिंग को जानने की जरूर करो। An antichlor is a substance used to decompose residual hypochlorite और क्लोरीन आफ्टर क्लोरीन बेस्ड ब्लीचिंग। जब क्लोरीन बेस्ड ब्लीचिंग हो जाती है तो जो रेसिड्यूअल क्लोरीन होता है उसको डिकम्पोज करने के लिए होता है, ताकि ऑनगोइंग रिएक्शन को हम क्या कर सके, रोक सके और स्टॉप कर सके। जो मटेरियल उसमें फर्दर जो डैमेज होगा ड्यू टू ब्लीचिंग उसको रोका जा सके। और मेनली एंटी क्लोर्स आर यूज्ड इन फाइबर और टेक्सटाइल और पेपर रेंसिंग। ओके, मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड या अदर केमिकल्स बनाने में होता है। लिक्विड SO2 is used as solvent to dissolve a number of organic and inorganic chemicals. Is it clear? अब बात करते हैं बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट ऑक्सो एसिड्स की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है बच्चों। ऑक्सो एसिड, इट मीन्स एसिड कंटेनिंग ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। एक्चुअली ऑक्सो एसिड में बच्चों एक SS लिंकेज हो सकता है। इफ देयर इज लिंकेज बिटवीन सल्फर एंड सल्फर एटम, देन इट्स कॉल्ड थायो एसिड। इट्स नॉट दिस एसिड, दिस इज कॉल्ड थायो, इट इज कॉल्ड थायो एसिड। ओके, एटलीस्ट 1 S डबल बॉन्ड O होगा या S बॉन्ड OH, यानी कि आपको वहाँ सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में होगी और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा इसके साथ। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड होगा। लोअर ऑक्सीडेशन इसमें स्टेट में अस एसिड बोलते हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में इक एसिड बोलते हैं। O लिंकेज अगर है तो उसको पर ऑक्सी एसिड के नाम से जाना जाएगा।
अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो एसिडिक कैरेक्टर होता है इट इज़ ड्यू टू द पोलर कैरेक्टर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, बात समझ में आ गई। अब हम करते हैं स्ट्रक्चर की। देखो बच्चों, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर है तो स्टार्टिंग में ही हम करते हैं हाइड्रोजन 2 सल्फर। देखिए एक पैटर्न मैं यहाँ पे बनाऊंगा, फिर नोमेनक्लेचर बताऊंगा। H2SO1, H2SO2, ऑक्सीजन की संख्या हम बढ़ा रहे हैं, H2SO3, H2SO4, H2SO5। इसमें हमने पेरेंट मान लिया H2SO4 को। जस्ट सी इट, पेरेंट किसको माना? H2SO4 को। हमने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जब आप ऑक्सो एसिड की बात करते हो तो नाम लिखते वक्त आपको एक पेरेंट एसिड चाहिए जिसके बेसिस पर आप उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को देखते हुए अस या इक की बात करोगे या हाइपो या हाइपर ऑक्सी की बात करोगे। तो H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, H2SO3 में देखिए, ऑब्वियसली H2SO3 में ये कम होगा। H2SO4 में जहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, आप कैलकुलेट कर सकते हो, वहीं H2SO3 में ये कितना है बच्चों? +4 है। तो इसको कहोगे सल्फ्यूरस एसिड। H2SO4 है सल्फ्यूरिक, H2SO3 सल्फ्यूरस। पहले हमने क्या किया? H2SO1, H2SO2, H2SO3 ऐसे लिखा। आगे बात समझ में। अब H2SO2 में कितना है? यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब चूंकि सल्फ्यूरस से कम हो तो हाइपोसल्फ्यूरस एसिड आप इसको बोल दीजिए। समझ गए बात? क्लियर है? अब H2SO5 में अगर देखिए तो यहाँ पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड होगा। पर ऑक्सी का मतलब क्या हो गया कि देयर विल बी लिंकेज, पर ऑक्सी लिंकेज, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में एक लिंकेज आपको देखने को मिलेगा। तो अब बच्चों इसकी जरा हम नंबरिंग कर देते हैं। हम इसको सबसे पहले 0.1 यानी फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ हमने कहा, यानी 1 2 3 4 5। अब देखो आगे हम फार्मूला सेट करते हैं 1+2 यानी अब 1+2 का मतलब क्या हुआ? जब हमने लिखा 1+2 तो आप इसको ऐसे समझो, 1 हमारा क्या था? H2SO1, 2 क्या था? H2SO2। तो 1+2, 2 हाइड्रोजन 4 हो गए, 2 सल्फर हो गया, ऑक्सीजन 3 हो गया, H2 H2 H4 H2O3। ओके, तो H2 1+2, देन 2+2। 2+2 एक्चुअल में क्या है बच्चों? यहाँ पर इसमें हाइड्रोजन आप ऐड नहीं करेंगे बल्कि आपको सिर्फ ऐड करना है किसको? सल्फर के नंबर को इंक्रीज करना है, और आपको इंक्रीज करना है सल्फर के नंबर को और ऑक्सीजन के नंबर को ध्यान पे रखना है, ठीक है ना? तो 2+2 H2 H2O3। एक्चुअल में बच्चों ये 1+2 को फिर से मैं ज़रा क्लियरफाई कर दूं कैसे ये हो रहा है। देखिए आपने क्या किया, तो यहाँ पर आया H4 H2O3। जब ये मॉलिक्यूल बने तो उसमें से बच्चों आपको -H2O करना है, वाटर का मॉलिक्यूल निकालना है। तो क्या हो जाएगा? H2 H2O2। आई बात समझ में? जेट क्लियर? अब अगर आप मान लो कहते हो 2+2, तो 2+2 का मतलब क्या है? 2 पर तो ये है H2SO2, तो इसमें फिर से आप 2+2 यानी कि सेम चीज़ को ऐड करिएगा, तो बनेगा क्या? H4 H2O4। अब इसमें से आपको क्या निकालना है? -H2O निकाल दीजिए, तो क्या आ जाएगा? H2 H2O3। तो पहले ऐड करना है, देन यू हैव टू सब्सट्रैक्ट माइनस ऑफ H2। ओके, तो देखिए 2+2 से आपको क्या मिल गया? H2 H2O3। 2+3 से क्या मिलेगा? H2 2+3 का मतलब क्या हो गया? इन दोनों को जोड़िए और फिर उसमें से वाटर मॉलिक्यूल सब्सट्रैक्ट करिए, देन यू विल गेट H2 H2O4। 3+3 करोगे तो क्या मिलेगा? H2 H2O5। पहले
दोनों को ऐड करो, जो थर्ड पोजीशन पे H2SO3 को थर्ड पे जो है इसको ऐड करिए और ऐड करके फिर उसमें से वाटर मॉलिक्यूल हटाइए। तो आपको देखिए क्या मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मेरा मेन टारगेट है कि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअल में किस तरीके से ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर बने हैं। H2SO1 O2 O3 O4 O5 तक तो कॉमन आ गया, फिर 1+2 2+2 2+3 3+3 जो सीक्वेंस हमने ऊपर बनाए थे उसको ऐड करना है। जैसे 2+3 तो 2 पोजीशन पे जो है 3 दोनों को ऐड करिए, नंबर ऑफ एटम्स ऐड कर लीजिए और उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर लीजिए, तो आपको जो बनता है दैट इज द फॉर्मूला। अब हम इसमें 3+4 करेंगे तो H2SO6 बनेगा। अब नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ साथ आपको देखना होगा, क्योंकि आपने 1+2 को ऐड किया है और 1+2 अगर आप नाम पे ज़रा ध्यान दो तो जो बच्चों नाम है वो क्या है, 2 का सल्फ्यूरस एसिड है। अब चूंकि H2H2O8 में सल्फर और सल्फर के बीच में लिंकेज आता है, इट्स कॉल्ड थायोसल्फ्यूरस एसिड। 2+2 कहीं ना कहीं 2+2 की जब बात करते हो आप तो इसमें भी सल्फर लिंकेज आएगा एंड इट इज कॉल्ड थायोसल्फ्यूरिक एसिड। इज इट क्लियर? ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या हो गया, पहले वाले से थायोसल्फ्यूरस थायोसल्फ्यूरिक। नाम क्यों आ रहा है, क्योंकि सल्फ्यूरिक है क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का ज़्यादा है। आगे बात समझ में ना? और सल्फ्यूरस है क्योंकि वो ऑक्सीडेशन स्टेट कम है। आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहो तो निकाल के चेक कर सकते हो, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि ये सब सिंपल सी टर्म है। H2S2O2 तो आप क्या करोगे, 2 × 1 + 2 × x + 2 × -2 = 0 कर लीजिए। आगे बात समझ में, सबने ये चीज़ सीखा है। 2x = -4 + 2 +4 -2 तो इट इज़ +2/2। x की वैल्यू क्या आ गई, +1 आ गई। तो इस तरीके से आप निकाल कर ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर सकते हैं। अब बात आती है कि 2+3 तो 2+3 H2S2O4 हाइपोसल्फ्यूरस एसिड। ओके, थर्ड हमारा क्या है, सल्फ्यूरस एसिड है, वहाँ से ये बना हाइपोसल्फ्यूरस 2+3 हाइपोसल्फ्यूरस एसिड। फिर उसके बाद आपको 3+3 H2S2O5 पायरोसल्फ्यूरस एसिड, देन डाईथायोसल्फ्यूरस एसिड। हमारे पास सिलेबस में बच्चों ये दो है, 4+4 को अगर आप ऐड करोगे तो H2H2O7 आएगा फॉर्मूला। इसको हम लोग पायरोसल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं और इसका दूसरा नाम है ओलियम। और एक हमारा 4+5 यानी जो 4th पॉइंट पे था H2SO4 और 5th पॉइंट पे था H2SO5, दोनों का आपने ऐड किया और माइनस किया वाटर का मॉलिक्यूल, देन यू विल गेट H2S2O8 and it is called peroxo disulfuric acid. Now peroxo means और डाईसल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे peroxo लिंकेज बनेगा और इसको हम लोग मार्सैलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। इज इट क्लियर? अब हमारे सिलेबस में बच्चों स्ट्रक्चर पढ़ना है, तो जरा स्ट्रक्चर में सबसे पहला देखेंगे सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। जब भी आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एक बात का बहुत ही अच्छे से आप ध्यान रखेंगे बच्चों, मैं आपको सबसे पहले वो बता देता हूँ। स्ट्रक्चर बनाना है आपको किसका, आपको स्ट्रक्चर बनाना है H2SO3 का। तो इसमें क्या करोगे आप, सबसे पहला काम है सल्फर, जो सेंट्रल एटम है उसको लिखो। आपने पढ़ा है कि इसके साथ एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का होगा ही होगा, और हाइड्रोजन जो है आपको बच्चों डायरेक्टली हाइड्रोजन को अटैच नहीं करेंगे सल्फर के साथ। 3 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन और दीजिए, एक ऑक्सीजन और दीजिए, यहाँ हाइड्रोजन लगाइए, यहाँ हाइड्रोजन लगाइए, और यहाँ पर क्या होगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, दैट इज द सल्फ्यूरस एसिड। जब आप बात करते हो सल्फ्यूरिक एसिड की, H2SO4 की, सेम कर लो, H2SO3 था, अब H2SO4 हो गया। ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आप दिखा रहे हो यहाँ भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का लगा दो, और ये तो इसमें कोई चेंजेस आएंगे नहीं।
कोई डिफिकल्टी नहीं, सेंट्रल एटम पर ध्यान देना है आपको, इस बात का ध्यान रखिए। अच्छा, क्लियर है सबको? आपके बुक के हिसाब से एक और दिया हुआ है ओलियम के बारे में, H2H2O8। अब यहाँ S2 है, O8 है और नाम है इसका पर ऑक्सो। पर ऑक्सो मतलब परऑक्सी ग्रुप आएगा, परऑक्सी ग्रुप आप सबसे पहले बना लीजिए। फिर है डाई सल्फ्यूरिक। अब माय डियर स्टूडेंट, डाई सल्फ्यूरिक का मतलब क्या हो गया कि दो सल्फ्यूरिक एसिड का ग्रुप लगा लो, एक सल्फ्यूरिक एसिड इधर करो, क्योंकि ऑक्सीजन तो ऑलरेडी यहाँ पर है, फिर इधर दूसरा कर दो, वैसे लगा दो, बन गया। यहाँ पर ये लिंकेज क्या हो गया, परऑक्सो लिंकेज हुआ, एक सल्फ्यूरिक एसिड है, एक सल्फ्यूरिक एसिड है, डाई सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। इज इट क्लियर? ओके, एक और देख लेते हैं। पहले इनका देख लीजिए यहाँ पे नाम कैसे स्ट्रक्चर बना हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया ना? है पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, ये रहा। ये है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, H2S2O7। तो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का मतलब हो गया कि यहाँ पे पर ऑक्सो लिंकेज नहीं होगा, दोनों सल्फ्यूरिक एसिड का एक ग्रुप ये है, एक सल्फ्यूरिक एसिड ये है, और बीच में सिर्फ एक सिंगल ऑक्सीजन एटम के साथ। क्योंकि यहाँ पर देखो पर ऑक्सो में क्या था, O8 था, और पायरो में क्या, O7, एक ऑक्सीजन कम हो गया, तो जो दो लिंकेज में ऑक्सीजन थे वहाँ से एक ऑक्सीजन क्या हो गया, यहाँ पर कम हो गया। तो बहुत आसान है बच्चों स्ट्रक्चर, कोई डिफिकल्टीज तो इसमें है नहीं, सबको समझ में आ गया। कुछ और बाकी देख लीजिए, डाईथायोनिक एसिड, दो सल्फर और सल्फर के बीच में लिंकेज है। थायोसल्फ्यूरिक एसिड में क्या हो जाएगा, सल्फर और सल्फर आ जाएंगे। तो इज इट क्लियर? सबको समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है? ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Again I will meet you, makes the note, I am providing you the notes. So my dear students, be attentive, do all the needful works which are required from your side, fill the attendance form also. Once again, thanks, have a nice day.